सेंचुरी में विजयनगर एक ऐसा राज्य था जहां हर सुख सुविधाएं थीं। लोग यहां आकर बसना चाहते थे। उत्तर भारत से भी कई लोग विजयनगर एम्पायर में आकर बस गए। विजयनगर एम्पायर दक्षिण भारत का एक पावरफुल हिंदू साम्राज्य था जिसमें करीब 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। विजयनगर राज्य को चलाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया था। राजा की एक पूरी मिनिस्ट्री होती थी जिसमें हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम सौंपे जाते थे। इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स और पंडित पुरोहित होते थे। इन सभी का चुनाव राजा खुद करते थे और राजा इन सभी मंत्रियों के ऊपर होते थे। राजा हर वर्ग से मंत्रियों का चुनाव करते थे। इसमें क्षत्रिय वर्ग को राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, तो वहीं वैश्य वर्ग से चुने गए मंत्रियों के पास राज्य के दूसरे काम होते थे। ब्राह्मणों को भी मंत्रालय में शामिल किया जाता था। उनके पास राज्यों के धार्मिक काम की जिम्मेदारी होती थी। इस मंत्रालय को दीवान खाना कहा जाता था और राजा अपने मंत्रालय में केवल बुद्धिमान, चतुर और अनुभवी लोगों को ही रखते थे। विजयनगर एम्पायर में पुलिस की भी व्यवस्था थी जो कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विजयनगर को कई भागों में बांटा गया था जिन्हें राज्य, मंडल और चटवादी कहा जाता था। विजयनगर एम्पायर तमिल और कर्नाटक में फैला हुआ था। इसमें तमिल को कोट्टम, पारू और नादू नाम से कई टुकड़ों में बांटा गया था, तो वहीं कर्नाटक को नादू, सीमा, बैंथ और स्थल के नाम से बांटा गया था। हर प्रांत का एक प्रेसिडेंट होता था जो कि अपने इलाके में होने वाली इनकम का करीब 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को भेजता था, यानी कि राजा को भेजता था। अगर केंद्र को पैसा नहीं भेजा जाता था तो उन राज्यों पर कार्रवाई की जाती थी। हर गांव को इंडिपेंडेंट बनाया गया था और इन गांवों का मैनेजमेंट ग्राम सभाएं करती थी जिसमें करीब 12 मेंबर्स होते थे और उनके ऊपर भी राजा की तरफ से एक ऑफिसर को तैनात किया जाता था जो कि इन गांवों पर कंट्रोल रखता था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के मैनेजमेंट के बारे में हमने जितना भी आपको बताया उसे सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि आज की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ करती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर राज्य की इनकम के सोर्स क्या थे और कैसे ये सरकारें इन पैसों का मैनेजमेंट करती थीं। विजयनगर साम्राज्य की इनकम का मेन सोर्स था लैंड टैक्स, यानी कि जमीन से मिलने वाला टैक्स। इन जमीन पर 3 तरीकों से टैक्स लगाया जाता था। पहला था गीली जमीन, दूसरा सूखी जमीन और तीसरा था बाग बगीचे और जंगल। राज्य की पैदावार का करीब 1/6% हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होता था। विजयनगर में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती थी। इसके अलावा किसानों पर घास के मैदान या चारागाह टैक्स भी लगाया जाता था। साथ ही दूसरे टैक्स भी लगाए जाते थे जैसे कि ऑक्ट्रियोई टैक्स और बिजनेस टैक्स। इस टैक्स को राज्य के डेवलपमेंट में लगाया जाता था, जैसे सड़कें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना इत्यादि। इंडिविजुअली भी लोगों पर राजा की तरफ से टैक्स लगाए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में लोगों को शादी पर भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन बाद में कृष्णदेव राय ने इस टैक्स को खत्म कर दिया। साथ ही व्यापारियों, कलाकारों, धोबियों, नाइयों, चमारों और वैश्याओं पर भी अलग से टैक्स लगाया जाता था। इन सब से होने वाली इनकम को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाता था। इसके अलावा मंदिर भी राज्य को सहयोग करते थे। विजयनगर साम्राज्य की लगभग हर गली में मंदिर था। इन मंदिरों में बहुत दान आता था। पुरोहित या पुजारी इस दान का इस्तेमाल सोशल वर्क में करते थे। मंदिर सिंचाई व्यवस्था में भी राज्य की मदद करते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 600 से 700 साल पहले भी विजयनगर एम्पायर में पूरा जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था। साम्राज्य की कानून व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणों और पुरोहितों के हाथ में नहीं थी, बल्कि लोगों को जस्टिस देने के लिए कोर्ट बनाई गई थी, जहां जज होते थे जो अपना फैसला सुनाते थे। एक सुप्रीम जज होता था जिसके अंडर में स्पेशल जस्टिस ऑफिसर्स होते थे, जो कि कोर्ट में आने वाले हर केस को
सुलझाया करते थे। किसी भी इंसान के दोषी पाए जाने पर उसे कड़ी सजा मिलती थी। जैसा जिसका जुर्म होता था, सजा भी वैसी ही मिलती थी, जिसमें फाइन, प्रॉपर्टी को जब्त करना, शरीर के किसी पार्ट को काट देना और मौत की सजा जैसे प्रोविजन थे। विजयनगर साम्राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलाया जाता था और शायद यही वजह थी कि ये अंपायर 300 सालों में इतना ज्यादा डेवलप हुआ। विजयनगर अंपायर की कानून व्यवस्था के बाद अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, जिसकी वजह से बाहरी हमलों से विजयनगर अंपायर ने खुद को सदियों तक सुरक्षित रखा। विजयनगर अंपायर में सैनिक विभाग को बड़ी ही सावधानी से बनाया गया था, जिसका एक हेड होता था, लेकिन यह विभाग पूरी तरह से राजा के कंट्रोल में होता था। इस विभाग को कंदाचार कहा जाता था। राज्य के पास बहुत बड़ी और ट्रेन्ड फोर्स थी। राजा कृष्णदेव राय के सामने विजयनगर अंपायर के पास 10 लाख कुशल पैदल सैनिक थे, 32,000 घुड़सवार, कई हाथी और एक तोपखाना भी था। इनको टुकड़ियों में बांटकर सीमाओं पर तैनात किया जाता था। सुरक्षा के लिहाज से इन टुकड़ियों के जगह की अदला बदली भी की जाती थी और इनको रीशफलिंग करने की पावर केवल राजा के पास थी। सेना में बैटल के लिए ट्रेन किए गए हाथी, घोड़े और ऊंटों को रखा जाता था। समय आने पर प्रांतों की सेनाओं को मेन फोर्स में शामिल किया जाता था। वीरता के साथ साथ भव्यता, धन दौलत और यहां के महलों और मंदिरों के मामले में विजयनगर एम्पायर विश्व के बड़े बड़े देशों को टक्कर देता था। यहां पर जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता था। विजयनगर के राज्य में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। विजयनगर एम्पायर में हर वंश के राज में विदेशी व्यापार को महत्व दिया गया। पुर्तगाल, चीन, यूरोप, फारस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा और अरब जैसे देशों के साथ विजयनगर एम्पायर के व्यापारिक संबंध थे। यहां कपास और मसालों का बिजनेस सबसे ज्यादा किया जाता था। विजयनगर एम्पायर की सीमाएं समुद्र से मिलती थी, इसलिए बंदरगाहों के जरिए विदेश से सामान विजयनगर में आता था। विजयनगर एक अमीर राज्य था, जिस वजह से व्यापारियों का इंटरेस्ट इस राज्य में ज्यादा रहने लगा। मखमल का कपड़ा, इत्र, चीनी और मसालों का व्यापार विजयनगर में खूब होता था। इसके अलावा हीरे, मोती, मूंगा, पारा जैसे कीमती जवाहरातों का व्यापार भी विजयनगर में होता था। कहा जाता है कि विजयनगर इतना अमीर था कि कीमती जवाहरात वहां रोड पर बेचे जाते थे। पुर्तगालियों से राजा कृष्णदेव राय और राजा नरहरि राय समेत कई राजाओं ने ट्रेंड घोड़े भी खरीदे, जो कि घुड़सवारी के साथ साथ युद्ध में भी काम आते थे। पुर्तगाली डोमिंगो ने अपनी आंखों से देखा हाल बताया था कि विजयनगर में बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। सड़क के दोनों तरफ बिजनेसमैन की दुकानें हैं, जहां दुनिया की हर सुख सुविधा का सामान मिलता है। कीमती रत्नों से लेकर मखमली कपड़े तक हर तरह का सामान बाजार में बिक रहा है। आप जो चाहें यहां से खरीद सकते हैं। दुनिया की हर वैरायटी के फल यहां मौजूद हैं। यहां रोजाना शाम को बाजार लगता है, जहां घोड़े, टट्टू, गाय और भैंसों के साथ कई तरह के जानवर भी बिकते थे। हर तरह की चीजें बाजार में बहुत ही सस्ते दामों में मिलती हैं। विजयनगर एम्पायर में अनाज की स्टोरेज की भी अच्छी व्यवस्था थी। गेहूं, चावल, चना, मक्का और जौ समेत कई तरह के दालों को स्टोर करके रखा जाता था, ताकि सूखा, अकाल और युद्ध जैसी समस्याएं आने पर भी लोगों को खाना मिलता रहे और किसी तरह की कमी ना रहे। विजयनगर एम्पायर में व्यापार के लिए रुपयों के तौर पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। इन सिक्कों पर राजा की फोटो छपी होती थी। कुछ सिक्कों पर हनुमान जी और गरुड़ की छाप देखने को मिलती थी। तुलु वंश के राजाओं ने सिक्कों पर बैल, गरुड़ और शिव पार्वती की फोटो छपवा रखी थी। सोने के सिक्कों को पगोड़ा, हुण और परदौस कहा जाता था। वजन के हिसाब से इन सोने के सिक्कों की कीमत अलग अलग होती थी। इसके अलावा चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था। ये सिक्के छोटे छोटे होते थे। तांबे के सिक्के भी विजयनगर एम्पायर में खूब चलन में थे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर विजयनगर एम्पायर में
सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि विजयनगर में जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। यहां सभी को समान महत्व दिया जाता था। लेकिन विजयनगर सामाजिक रूप से कई भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, शेट्टी, वीर पांचाल, बड़वा, निम्न वर्ग और दास प्रथा। विजयनगर में ब्राह्मणों का स्थान सबसे पहले था। इन्हें किसी भी बुरे काम के लिए मौत की सजा नहीं सुनाई जाती थी। राज्य के बड़े पदों पर ज्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। अब बात करते हैं शेट्टी समुदाय की। तो विजयनगर अंपायर में ब्राह्मणों के बाद इनकी कंडीशन अच्छी थी। ये लोग ज्यादातर बिजनेसमैन होते थे। शेट्टी के बाद तीसरा वर्ग था वीर पांचाल। इसमें सुनार, लोहार, बढ़ई, कांस्यकार, जुलाहे और चपरासी जैसे लोग आते थे। इन मध्यम वर्गों में सुनारों और लोहारों की कंडीशन सबसे बेहतर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दौरान विजयनगर राज्य में नाइयों की अच्छी खासी रेपुटेशन होती थी और बहुत सम्मान मिलता था। उसके बाद आता है बड़वा वर्ग। कहा जाता है कि ये लोग उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बस गए। ये यहां पर बिजनेस के मकसद से आए थे। निम्न वर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये वो लोग होते थे जो अपना जीवन चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते थे, जैसे मजदूर, डोम, मछुआरे, कलाल और चमार। ये सभी निम्न वर्ग या शूद्र वर्ग में माने जाते थे। विजयनगर अंपायर में दास प्रथा यानी स्लेवरी भी थी। इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर में आदमी और औरत दोनों ही तरह के स्लेव्स थे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नौकर भी कह सकते हैं। विजयनगर में दास और दासियों को खरीदा और बेचा जाता था। राजा के महल में भी बहुत से दास दासी होते थे। वहीं अमीर वर्ग भी अपने पास दास और दासी रखता था, जिसे बेसवेग कहा जाता था। साथ ही यहां बहुविवाह यानी पॉलीगैमी भी थी, जिसमें आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत थी। विजयनगर राज्य में औरतों की स्थिति उत्तर भारत से अच्छी मानी जाती थी। कुछ महिलाएं राज्य में अच्छे पदों पर थीं। ज्योतिषी, लेखक, खेलकूद और कला संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं की कंडीशन अच्छी मानी जाती थी। यहां औरतें बॉडीगार्ड भी होती थीं और उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार था। साथ ही यहां विधवा की दोबारा शादी करने पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी और न ही समाज की तरफ से किसी तरह का कोई बैन था। लेकिन कहीं कहीं किसी लेख में यह भी मिलता है कि विजयनगर में सती प्रथा भी थी। सती होने के बाद उस औरत के नाम पर पत्थर का स्टैचू या मेमोरियल बनाए जाते थे, जिन्हें सती काल कहा जाता था। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले एपिसोड में।